तो ये ऐसे का थर्ड पार्ट चल रहा है और इस थर्ड पार्ट में हम किस तरह से हम इंट्रो लिखेंगे। तो इसके पहले वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में, हमने ऐसे क्वेश्चन को समझने की कोशिश की थी। ऐसे क्वेश्चन को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम ऐसे क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो हमारा जो कंटेंट होगा वो डेविएटेड होगा, इररेलेवेंट होगा और आप स्कोर नहीं कर सकते, चाहे आपके कितनी भी अच्छी इंग्लिश हो, बहुत अच्छा लैंग्वेज, बहुत स्लावरी लैंग्वेज, जितना जो मर्जी कर लो, अगर कंटेंट इज नॉट रेलिवेंट तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। एग्जामिनर ये नहीं देखता आप हिंदी के पंडित हो कि इंग्लिश के पंडित हो। एग्जामिनर ये देखता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि नहीं, whether this answer is relevant or not। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की थी। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखा है किस तरह से क्वेश्चन को हमें समझना है, वो पहले फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखे, फिर जाके थर्ड पार्ट देखे, वरना थर्ड पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो सेकेंड पार्ट में ऐसे क्वेश्चन को समझने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, और उसमें आप लोगों को क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको संधि विच्छेद करना है, डायसेक्ट करना है, उसके सारे की कंपोनेंट्स निकालने हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। तो उसमें की कंपोनेंट सस्टेनेबल फार्मिंग और रेटोरिकल प्रोमिसेस है। तो ये की कंपोनेंट निकाल के फिर देन यू हैव टू आइडेंटिफाई which component is general one and which one is specific। तो ये भी मैंने आपको बताया, जो जिसका एक्सपेंस बड़ा है, जिसका सब्जेक्ट बड़ा है, जिसका एरिया बड़ा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टडी बड़ा है, एरिया का मतलब वो वाला एरिया नहीं, एरिया ऑफ स्टडी बड़ा है, तो वो आपका जनरल कंपोनेंट होगा। तो सस्टेनेबल फार्मिंग बड़ा है, बहुत ब्रॉडर टर्म है, और रिटोरिकल प्रोमिसेस थोड़ा नैरोवर टर्म है इफ वी कंपेयर विथ सस्टेनेबल फार्मिंग। तो जो ब्रॉडर है वो जनरल कंपोनेंट, जो नैरोअर है वो स्पेसिफिक कंपोनेंट। तो मेन बॉडी में रिमेंबर दैट यू हैव टू डील विद द स्पेसिफिक कंपोनेंट, दैट इज रेटोरिकल प्रोमिसेस। और जनरल कंपोनेंट आप इंट्रो में लेकर आओ और या आप कंक्लूजन में लेकर आओ। ठीक है, तो अब हम ऐसे क्वेश्चन समझ गए, हमें पता चल गया कि हाँ मुझे रेटोरिकल प्रोमिसेस पे लिखना है, या क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, तो मुझे मेल डोमिनेशन पे लिखना है क्योंकि मेल डोमिनेशन इज द स्पेसिफिक कंपोनेंट। ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इंट्रो कैसे शुरू करेंगे। फाइन, तो मेल डोमिनेशन पे मेन बॉडी पे लिखना है, मेन बॉडी में लिखना है रेटोरिकल प्रोमिसेस, स्पेसिफिक कंपोनेंट, मेन बॉडी। फाइन, इंट्रो। इंट्रो जो आप लिखोगे ना, वो आप जनरल कंपोनेंट्स, आई मीन जनरल कंपोनेंट को लेकर लिख सकते हो। जनरल कंपोनेंट से भी कुछ और ब्रॉडर है तो आप उस ब्रॉडर इशू पे लिख सकते हो, नॉट इशू बट ब्रॉडर टॉपिक पे लिख सकते हो। अब देखिए, द कंटेंट फॉर द इंट्रोडक्शन कैन बी टेकन फ्रॉम either the topic का मतलब जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस, तो ब्रॉड टॉपिक क्या हो गया, एग्रीकल्चर, तो आप एग्रीकल्चर से ले सकते हो। विमेन अगेंस्ट क्राइम, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, तो आप इसमें विमेन पे ले सकते हो। विमेन अगेंस्ट क्राइम इज द जनरल कॉम्पोनेंट, सॉरी, क्राइम अगेंस्ट विमेन इज द जनरल कॉम्पोनेंट, तो आप इस पे ले सकते हो। नहीं है तो फिर आप विमेन पे ले सकते हो, आप विमेन एम्पावरमेंट पे ले सकते हो। तो ब्रॉडर टॉपिक पे ले सकते हो, या तो फिर सीधे के सीधे जनरल कंपोनेंट पे लो, क्राइम अगेंस्ट विमेन। फाइन, नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, नेवर स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद द स्पेसिफिक कंपोनेंट। कभी भी स्पेसिफिक कंपोनेंट से इंट्रोडक्शन स्टार्ट मत करना, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब अगर आपने स्पेसिफिक कंपोनेंट से इंट्रो स्टार्ट किया तो फिर आप समझ जाना कि ये ना, फिर ये वो क्वेश्चन आंसर टाइप का हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो किसी किसी स्टूडेंट्स ऐसे स्टार्ट करते हैं जो कि सही नहीं रहता है।
ठीक है। जैसे डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर दिखाया था, एक स्टूडेंट ने लिखा था। डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, ये एक ऐसे क्वेश्चन है और इसका एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा। अच्छा, आप मुझे बताइए डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बड़े कम स्टूडेंट्स आए हैं इस बार। क्वेश्चन ये है, डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस, इसमें संस्कृति मुझे बताएंगे इसमें ना जनरल कंपोनेंट कौन सा है, स्पेसिफिक कंपोनेंट कौन सा है? डीपॉलिटिसाइजेशन स्पेसिफिक कंपोनेंट है और और पुलिस फोर्सेस, राइट। जनरल। हाँ, तो आप म्यूट करें, तो आप पुलिस फोर्सेस से शुरू कर सकते हैं, मगर आप डीपॉलिटिसाइजेशन से नहीं शुरू कर सकते। मगर एक स्टूडेंट है, मैं आपको फर्स्ट क्लास में इसका ऐसे दिखाया था, उसने सीधा सीधा पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ इंट्रो एक्सपोज कर दिया। डीपॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस इज वेरी मच नेसेसिटी, ऐसे करके शुरू कर दिया। तो पता है कैसा लग रहा है? लगता है कि किसी के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। जैसे हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर हम कैसे करते हैं? सीधे क्वेश्चन के लाइन से शुरू करते हैं। ऐसे की ब्यूटी खत्म हो गई, ऐसे कभी मत करना। Also, do not try to build up the relationship between its key component in the first or second line of the intro. अब जैसे डी पुलिस फोर्सेस एक कंपोनेंट, डीपॉलिटिसाइजेशन एक कंपोनेंट, अब दोनों में रिलेशनशिप भी अगर आपने बिल्डअप कर दिया इन द वेरी फर्स्ट लाइन और द सेकंड लाइन ऑफ इंट्रो, तब भी खत्म। आई मीन मजा ही नहीं आएगा, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन, सीधे मैं ऐसे शुरू करती हूँ, मेल्स आर द कॉज ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन। मैंने लिख दिया मेल इज द कॉज, तो ये कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप मैंने फर्स्ट लाइन में ही बिल्डअप कर दिया, खत्म, बेकार हो जाएगा आपका। कभी नहीं शुरू करते इस तरह से, आप क्वेश्चन आंसर नहीं है ये, ठीक है? आपका ये ऐसे है, तो ऐसे लिखने, ऐसे का आंसर लिखने का एक तरीका होता है। उस तरीका, वो तरीका ये है कि लाइन बाय लाइन आपके ऐसे क्वेश्चन अनफोल्ड होते हैं, वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं। अचानक से एब्रप्टली सडनली पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को ही एक्सपोज कर दोगे वेरी फर्स्ट टाइम में, तो क्या मजा है? ठीक है, यू कैन डू इट ईदर इन द लास्ट लाइन। अगर आपको रिलेशनशिप बिल्डअप भी करना है तो आप इंट्रो के लास्ट लाइन में बिल्डअप कर दो। सिंस वी हैव गॉट ओनली 300 वर्ड्स, तो आप इंट्रो के लास्ट लाइन में बिल्डअप कर दो। आप नहीं चाहते हो कि मेरा इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो, ऑब्वियसली कैसे लंबा करेंगे, 1200 वर्ड्स में तो लिखना नहीं है, तो इंट्रो के लास्ट लाइन में कर दो, ठीक है? या आप सेकेंड पैराग्राफ में एक्सपोज कर दो। मैं यूजुअली इंट्रो के लास्ट लाइन या सेकेंड पैरा में एक्सपोज कर देती हूँ, क्योंकि ना स्टूडेंट्स हमारे पास हम सिर्फ क्या बोलते हैं, भूमिका ही बांधते रह जाएंगे इंट्रो में और सारा वर्ड्स ही खत्म हो जाएगा। इसलिए 2-3 लाइन में भूमिका बांध लिए, थोड़ा सा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जो लाइंस होते हैं दैट इज हिटिंग द एसे क्वेश्चन, वो वाला डाल दिए। उसके बाद लास्ट लाइन या सेकेंड पैराग्राफ से हमने अपना एसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा एक्सपोज कर देंगे और रिलेशनशिप बिल्डअप कर देंगे बिटवीन द की कॉम्पोनेंट। The beauty of the essay introduction lies in the indirect reference to the specific component of the essay question. इंट्रो में आप इनडायरेक्ट रेफरेंस, यानी इनडायरेक्टली आप स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करो, डायरेक्टली मत करो। अब जैसे सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रेटोरिकल प्रॉमिसेस, इफ यू रिमेंबर मैंने अनसस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में बात करना शुरू कर दिया इंट्रो में, that bears indirect reference to the specific component. मैंने unsustainable ways of farming मैंने बता दिया, फिर मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया कि इसीलिए हमें सस्टेनेबल फार्मिंग हमारे लिए जरूरत है, क्योंकि अनसस्टेनेबल वे में जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो हमारे हेल्थ को, एनवायरमेंट को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है। सेकेंड पैराग्राफ में इसीलिए सस्टेनेबल फार्मिंग की जरूरत है एंड गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड सो एंड सो स्कीम, खत्म हो गया ना, पूरा एक्सपोज कर दिया सेकंड पैराग्राफ में मैंने ऐसे क्वेश्चन को। सो
so exposing the whole essay question in your introduction might ruin its beauty. पूरा beauty खत्म हो जाएगा. It is therefore strongly recommended not to hit the essay question. Not to hit the essay question directly in your introduction. पूरा का पूरा essay question को hit मत करने लग जाओ. But if some essay question demands to be exposed in the introduction, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स बहुत कम है या हमें समझ में नहीं आ रहा है भूमिका कैसे बांधे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा रेस्ट्रेंट्स होते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कम से कम फर्स्ट लाइन में तो मत करो. फर्स्ट लाइन में मत करो. अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, मेरे पास ऑल लाइंस नहीं है, तो सेकंड लाइन में रिलेशनशिप बिल्डअप कर दो, पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दो, मगर कम से कम फर्स्ट लाइन में मत करना. अब कुछ मैंने इंट्रो यहाँ पर रखे हैं. द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग. ठीक है, तो सबसे पहली चीज यू नीड टू नो कि इसमें आपका ना स्पेसिफिक कंपोनेंट क्या है और जनरल कंपोनेंट क्या है. सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना होगा. तो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, एक सेकेंड, आई जस्ट नीड टू मैक्सिमाइज इट. हाँ, इज इट पॉसिबल? अब ठीक है. विपुल, आप ट्राई करना चाहोगे? द रोल ऑफ इंडियन आर्मी नेशन बिल्डिंग. सबसे पहले इसमें जितने भी की कंपोनेंट्स है मुझे बताओ कौन कौन से हैं. मैम, रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग. हाँ, नेशन बिल्डिंग और रोल ऑफ इंडियन आर्मी. नेशन बिल्डिंग एक की कंपोनेंट है. और रोल ऑफ इंडियन आर्मी. इसको भी डाइसेक्ट करो, पूरा का पूरा डाइसेक्ट करो. अभी भी ये बहुत सारा है, बहुत बड़ा है ये की कंपोनेंट, इसको डाइसेक्ट करो. इंडियन आर्मी का क्या रोल है? इंडियन आर्मी और हाँ, एक इंडियन आर्मी हो गया, एक और की कंपोनेंट एक रोल हो गया. करेक्ट, अब हुआ है सही तरीके से डाइसेक्ट. ठीक है, अरे यार जो भी है, अब ये हमारे पास 3 कंपोनेंट हो गए. ठीक है, अब मुझे बताओ विपुल की इसमें आपका जनरल कंपोनेंट कौन सा है? मैम, इसमें नेशन बिल्डिंग जनरल कंपोनेंट है और रोल ऑफ इंडियन आर्मी स्पेसिफिक. लिसन, आपने 3 कंपोनेंट बोला है. एक नेशन बिल्डिंग जो जनरल है, वो दिख भी रहा है, तो ऑब्वियसली हम नेशन बिल्डिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, है ना. कम से कम मेन बॉडी में नहीं बात करना है. फाइन. अच्छा, इंडियन आर्मी इज अनदर कंपोनेंट एंड रोल इज अनदर कंपोनेंट. अब बताओ. मैम, रोल इंडियन आर्मी का स्पेसिफिक कंपोनेंट है. रोल है कि इंडियन आर्मी है? मैम, स्पेसिफिक क्या है? रोल है. तो आपको बेसिकली रोल के बारे में बात करनी है. तो इंडियन आर्मी और नेशन बिल्डिंग बोथ आर जनरल कंपोनेंट. अब आप देखो, पता है इंडियन आर्मी का डायमेंशन कितना ज्यादा है, समझ रहे हो. मैं इंडियन आर्मी से पता नहीं कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं. यूपीएससी ने कितने क्वेश्चंस बनाए इंडियन आर्मी से. बहुत बड़ा डायमेंशन है इंडियन आर्मी का. ये एरिया ऑफ स्टडी अपने आप में बहुत वास्ट है, मगर उसको स्पेसिफिक कौन कर रहा है? रोल कर रहा है. तो रोल इज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट. तो मैं अपने इंट्रो में या आप अपने इंट्रो में कम से कम रोल के बारे में कुछ नहीं बोलोगे. आप इंडियन आर्मी के बारे में बात करो, आप नेशन बिल्डिंग के बारे में बात करो, मगर जो इसका रिलेशनशिप है कि इंडियन आर्मी का रोल नेशन बिल्डिंग में, रोल को स्पेसिफाई करना है, रोल पे ज्यादा, वो क्या है वो आप सेकंड पैराग्राफ से या इंट्रो के लास्ट लाइन से आप शुरू कर सकते हो, बट नॉट इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द इंट्रो. ठीक है, अब मैंने कैसे शुरू किया है. द जनरल कंपोनेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड द स्पेसिफिक कंपोनेंट. ओ माय गॉड, हाउ कम ये गलत है. ठीक है, ये मैंने गलत लिखा है, इसको मैं ठीक करूंगी. इंडिया गलत क्या, मैं बता दूं. स्पेसिफिक कंपोनेंट रोल है, राइट, नेशन बिल्डिंग नहीं है. देख लो, हियर माय इंट्रोडक्टरी लाइन स्टार्ट्स विद नेशन बिल्डिंग. कितना कॉन्ट्राडिक्शन है मेरे ही लिखे हुए में. प्लीज आप लोग करेक्ट कर लेना. द जनरल कंपोनेंट ऑफ द एसे क्वेश्चन इज इंडियन आर्मी एंड नेशन बिल्डिंग, सो माय इंट्रोडक्टरी लाइन स्टार्ट्स विद नेशन बिल्डिंग. अब समझ में आया. जनरल कंपोनेंट आपका नेशन बिल्डिंग है और इंडियन आर्मी है, इसीलिए आपका इंट्रोडक्टरी लाइन में नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट कर सकती हूँ.
दिस कांट बी अ स्पेसिफिक कंपोनेंट, ठीक है, इट इज अ मिस्टेक। अब देखो मैंने नेशन बिल्डिंग से स्टार्ट किया है। India in the 21st century is striving for security, justice, economic development, and social unity, which are the pillars of nation building. तो nation building से जनरल component है, तो मैं नेशन बिल्डिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया। और नेशन बिल्डिंग का क्या पिलर, कैसे नेशन, एक अच्छा नेशन, एक डेवलप नेशन कैसे बनेगा, ठीक है, जब उसमें ये सारी चीजें होगी। अब इन सब में सिक्योरिटी, कहीं पर भी सिक्योरिटी नहीं मेंशन है ना, मगर मैंने सिक्योरिटी मेंशन किया। सिक्योरिटी comes first in this order because the other pillars will be firmly grounded only if the nation's security remains intact. ये है इंट्रो। अब इस इंट्रो में मैं इंडियन आर्मी को भी नहीं लेकर आई हूँ, मैं नेशन बिल्डिंग को लेकर आई हूँ, और रोल को तो ऑब्वियसली मैं नहीं लेकर आऊंगी कि वो स्पेसिफिक है, राइट। इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मैंने इनडायरेक्टली सिक्योरिटी रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, अगर नेशन का सिक्योरिटी रिमेन्स इंटैक्ट रहेगा तब, सॉरी, सिक्योरिटी इंटैक्ट रहेगा तब हम बोल सकते हैं कि बाकी जो पिलर्स है वो भी सही रहेंगे। तो सिक्योरिटी के लिए हियर कम्स द रोल ऑफ, नेक्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए ऐसे, हियर कम्स द रोल ऑफ इंडियन आर्मी। आ गया पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपोज कर दूंगी सेकंड पैराग्राफ में। हियर कम्स द रोल ऑफ इंडियन आर्मी, जैसे सिक्योरिटी की बात आई तो गॉट इट। सस्टेनेबल फार्मिंग के बारे में हमने बात कर ही ली थी। तो सस्टेनेबल फार्मिंग इज द नीड ऑफ आवर देन रेटोरिकल प्रोमिसेस। सस्टेनेबल फार्मिंग आपका जनरल कंपोनेंट है, रेटोरिकल प्रोमिसेस आपका स्पेसिफिक कंपोनेंट है। तो हम सस्टेनेबल फार्मिंग से शुरू कर सकते हैं, मगर मैंने एग्रीकल्चर से शुरू किया। ऑब्वियसली फार्मिंग में एग्रीकल्चर भी आता ही है एनीवेज। एग्रीकल्चर इज द मोस्ट prominent occupation of our country that harness natural resources to produce food, the basic need of our life. But this food is produced in unsustainable ways because it is leading to decrease in soil nutrients, eutrophication, rise of harmful weeds, contamination of groundwater. Apart from this, indiscriminate use of agrochemical is badly affecting the health of the people. The specific component, rhetorical promises. General component, sustainable farming. So here my introduction line doesn't start with either of these components. I started with agriculture. That is the topic, broader topic of the essay question, and ended with the detrimental effects of unsustainable farming. In this way, I have avoided hitting the essay question directly. Clear हो गई बात? अभी हम और भी इंट्रो में आएंगे, अभी फिलहाल लेंथ, योर इंट्रोडक्शन शुड बी शॉर्ट। इंट्रो को देखो स्टूडेंट्स, अगर आप इंट्रो को ही 100 वर्ड्स का कर दोगे तो फिर कहाँ आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे? आपके पास तो सिर्फ इंट्रो 100 वर्ड्स का चला गया तो, और कंक्लूजन एटलीस्ट 50 वर्ड्स का होगा, 150 चला गया, सिर्फ आपके पास 150 वर्ड्स बचा रहेगा टू एड्रेस द ऐसे क्वेश्चन, फाइन, टू जस्टिफाई द ऐसे क्वेश्चन। इसलिए बेटर है इंट्रो को शॉर्ट रखो, कंक्लूजन को शॉर्ट रखो, 50-50 100 बचा 200 वर्ड्स। 200 वर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना ठीक है, फिर भी ठीक है। योर इंट्रो शुड बी शॉर्ट, अ मैक्सिमम ऑफ 50-60 वर्ड्स। मगर देखो फ्लेक्सिबिलिटी रखना, अरे मैम ने बताया 50-60 वर्ड्स तो मैं 61 वर्ड्स भी नहीं रखूंगा, ऐसे नहीं। अगर आप मेरा भी आंसर देखोगे तो कहीं पे 70 वर्ड्स भी है। वो तो पता है ऐसे क्वेश्चन का जो उसका आंसर्स होता है ना, उसका स्ट्रक्चर बहुत फ्लेक्सिबल है। और आप खुद भी अपने फ्रेंड्स का आप देखोगे, जब वो लोग पोस्ट करेंगे, आपका स्ट्रक्चर अलग है, आपके फ्रेंड्स का स्ट्रक्चर अलग है, और दोनों में रिमार्क्स सेम मिले हैं, ऐसा भी होगा, ठीक है। इफ यू unnecessarily elongate your introduction, you will be left with much lesser words to justify the essay question in the main body. अब इंट्रो में क्या नहीं करना है, कोई एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, ग्रीन टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा था ग्रीन टेक्नोलॉजी मीन्स, गलत, कभी ये किडिश है, ग्रीन टेक्नोलॉजी इज डिफाइंड एज किडिश, कभी ऐसे मत लिखना, ठीक है। ग्रीन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू फिर भी लिख सकते हो, मगर डिफाइन या मीन्स, डोंट डिफाइन एनी कंपोनेंट ऑफ ऐसे क्वेश्चन इन योर इंट्रोडक्शन। और ग्रीन टेक्नोलॉजी यू सी इट्स अ वेरी मच फेमिलियर, ठीक है, बहुत फेमिलियर है। अब इसको भी आप डिफाइन करोगे तो सही नहीं रहेगा ना। फॉर इंस्टेंस सस्टेनेबल फार्मिंग मीन्स, ऐसे भी लिखते हैं मीन्स,
This definitional approach in your introduction makes it look stale and displeasing. बहुत stale का मतलब एकदम बासी look देता है, अच्छा नहीं लगता है, displeasing अच्छा नहीं लगता है. Quotation. Quotation पे मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं, मैम आपके पास कलेक्शन है quotation का, है ना मैम, कोटेशन देने से अच्छा रहता है. और फिर मैं आंसर्स भी देखती ना, अननेसेसरी कोटेशन डालते हैं. अब विद दिस ऑब्जेक्टिव कि यस एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस्ड, कोटेशन डालने के भी अपने रूल हैं, ठीक है. अब देखिए, इंट्रोडक्शन जो है ना, आप कोट्स से शुरू कर सकते हो, आप सिंपल पैराग्राफ से भी शुरू कर सकते हो. फाइन. एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, पूरा ऐसे आपको पैरावाइज लिखना है. हालांकि मैं ये सारी चीजें बताऊंगी, इट विल कम. एनीवेज, मैं कोटेशन पे ही रहती हूँ अभी. कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड अबाउट यूजिंग कोर्स. कोर्स जो होते हैं सिर्फ इंट्रोडक्शन में दिया जाता है, कभी मेन बॉडी या कंक्लूजन में कोर्स मत देना. एक स्टूडेंट थी श्वेता, वो में से एक साल तो बहुत अच्छे से जुड़ी रही थी, लगातार उसने मुझे दिए थे. तो जब फर्स्ट टाइम उसने मुझे आंसर स्क्रिप्ट दिया तो ऑलमोस्ट वर्चुअली इन एवरी पैराग्राफ देयर वाज अ कोट. हर पैराग्राफ में कोट था और उसको लग रहा था कि बहुत अच्छा है ये ऐसे. पता है हम कोट्स क्यों देते हैं? क्योंकि हमें, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो चलो कोट देकर वो जो गैप है ना ये हमारा, उसको फिल करने की कोशिश करते हैं. नहीं, आप ऐसे क्वेश्चन को एड्रेस ही नहीं कर रहे, आप तो फ्लावरी लैंग्वेज इधर उधर का ले लेकर और कैसे वैसे अपना वर्ड्स को खत्म कर रहे हो ना. तो कभी मेन बॉडी या कंक्लूजन में कोटेशन नहीं देना चाहिए. कोटेशन कंक्लूजन में कोटेशन इसलिए नहीं देना चाहिए, कोटेशन दूसरों का होता है, अपना नहीं होता है. और कंक्लूजन आपका खुद का होता है, वो आपका खुद का ओपिनियन होता है, जो आपने पूरा 4 पैराग्राफ में जो अपना ओपिनियन बिल्डअप किया उसको निष्कर्ष आप कंक्लूजन में देते हो. ऑब्वियसली आप कोटेशन नहीं दोगे. और जो कोट्स आप देते हो वो लॉन्ग नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए. रेलिवेंट का मतलब ऐसे क्वेश्चन से कनेक्टेड, ठीक है. और ऐसा कोट जो आपके इंट्रो को भी जस्टिफाई करे. ऐसा ना हो कि कोटेशन लटकता रहे हैंगिंग पोजीशन में, अरे कोई इसको सपोर्ट करे, है ना. नहीं, वैसा नहीं. मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा कोटेशन. वैसे तो बहुत आए थे मगर मैंने एक ही रखा हुआ है. और जब भी कोर्स देते हो, देखिए स्टूडेंट्स, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास हम तब देते हैं, इसको मैं डबल कोर्स भी कहती हूँ. डबल इन्वर्टेड कॉमास हम तब देते हैं जब दूसरों का डायलॉग्स आप बोल रहे हो, ये आपका खुद का नहीं है, तब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में आता है. सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आप तब देते हो जब आप इंग्लिश में लिख रहे हो और कहीं पर आपको हिंदी लिखना पड़े, कुछ ऐसी स्कीम है जो हिंदी वाली है तो हिंदी में लिखना पड़े, या कोई बुक का नाम आप दे रहे हो तो आप तब सिंगल कोट में दे सकते हो. कोई मूवी का नाम लिख रहे हो, ठीक है, तो कोर्स से वो डायलॉग है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जाएगा. अवॉइड गिविंग टू मच फेमिलियर एंड ओवर यूज कोर्स. डेमोक्रेसी, मैंने देखा है ये, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, टिल डेट स्टूडेंट्स ये वाला लिखते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब मतलब मुझे कौन से भ्रम में आप लोग रह रहे हो, मुझे तो यही नहीं समझ में आता. जब भी कुछ ऐसा ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने एक कुछ पूछा था कम्युनलिज्म पे, तो इंडिया इज द लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, येट इट हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो कौन से भ्रम में रह रहे हो, कहाँ की यूनिटी है? दिखती है यूनिटी आप लोगों को? हाँ, जब इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता तो बहुत यूनिटी दिखती है, ठीक है. जब कारगिल वॉर हुआ था तब भी यूनिटी देखने को मिल रही थी, अदरवाइज यूनिटी नहीं देखने को मिलती है. बोलते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रही है, तो क्या हिंदू हिंदू में लड़ाई नहीं हो रही है, मुस्लिम मुस्लिम में नहीं हो रही है? नहीं देखने को मिल रही है. तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मुझे ऐसा लगता है ये अभी भ्रम है और ये ओवर यूज कोट है, तो इसको मत ना इसको यूज करो. फाइन. डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ये भी बहुत ओवर यूज्ड है, इसको भी मत यूज करो, ठीक है. Give course only if it says something relevant to the essay question. ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
ऐसा आप कोड दो जो ऐसे क्वेश्चन से रेलिवेंट हो और इंट्रो से कनेक्ट करो। अब मैं शेयर कर रही हूँ एक स्टूडेंट का, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मगर अनफॉर्चुनेटली उसका कभी CAPF एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, वो अलग चीज है। मगर उसने CDS भी, जब जब CDS का एग्जाम देता है तब तक उसका CDS क्लियर होता है, मगर वो हमेशा SST में रुक जाता है। वेरी अनलकी गाय। ठीक है, ये विशांत है, इसको मार्क्स अच्छे आए हैं शायद, देखती हूँ। देखो मार्क्स तो सही आए हैं, 70 आए हैं, गुड। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैंने एक चीज आप लोगों को इंट्रो में बोली थी कि कभी भी डेफिनेशनल अप्रोच मत रखना। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, हिमालयन डिजास्टर नीड फॉर प्रोएक्टिव सोल्यूशन, फाइन। तो हिमालय क्या है ये तो सबको पता है ना, ये लिखने की थोड़ी जरूरत है। अब इसने क्या लिखा, हिमालय द यंग फोल्ड माउंटेन, मीनिंग दे रहा है ये, तो जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको कहते हैं डेफिनेशनल अप्रोच, जो अभी अभी मैंने कहा इंट्रो में कभी मत देना, फाइन। खैर इसका अगर ऐसे हम एनालाइज करें तो बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, एनीवेज चलिए हम आते हैं। हाँ, कोटेशन पे हम आ रहे थे। इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन। तो इसने कोटेशन दिया, महात्मा गांधी once observed that politics envelops us like the coil of snake। ठीक है, यानी पॉलिटिक्स जिस तरह से स्नेक हमें पूरा का पूरा हमारे शरीर को पूरा जकड़ लेता है ना, वैसे ही पॉलिटिक्स है वो भी हमें जकड़ लेता है। ठीक है, ये महात्मा गांधी ने एक बार बोला था, राइट। फिर साथ में ये भी बोला, देयर इज नो वे आउट बट टू रेसल इट। अब देखिए, अगर उसने कोर्स को एज इट इज लिखा है तो उसको एक तो डबल कोर्स देना चाहिए था, फाइन। तो ये वाला है, ठीक है। जब पूरा पॉलिटिक्स हमें जकड़ लेता है तो बस हमें उससे कुश्ती ही लड़नी होती है, रेसल, फाइन। ये इसका कोटेशन है। अब इसने क्या किया, ये कोटेशन है, ये कोटेशन किस तरह से कनेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन से। अगर कनेक्टेड है, आई नो इट इज कनेक्टेड, मगर इसने कनेक्ट नहीं किया। ये कोटेशन हैंगिंग में है, हैंगिंग पोजीशन में लटक रहा है, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी कनेक्शन, कुछ नहीं है। अब ये क्या किया, कोर्स ऊपर से भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, ये ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट नहीं किया, उसके आगे वाले लाइन से भी उसने कनेक्ट नहीं किया। तो कोर्ट क्या हुआ, वो उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ना अपने पहले वाले लाइन से यानी ऐसे क्वेश्चन से, अपने बाद वाले लाइन से भी नहीं सपोर्ट मिल रहा है। पॉलिटिक्स इज द टॉर्च बियरर ऑफ नेशन बिल्डिंग। अरे, तो ऊपर वाला कोट क्या हुआ? आपने इतना अच्छा कोटेशन दिया, यू कुड हैव कनेक्टेड इट वेल विद द ऐसे क्वेश्चन और विद द लाइन दैट इज प्रोसीडिंग। आप उस लाइन से भी कनेक्ट कर सकते थे जो आगे वाली है, मगर आपने कुछ नहीं कनेक्ट किया। अब ये कोट क्या, हैंगिंग पोजीशन में, विदाउट एनी सपोर्ट। ऐसे कोटेशन नहीं लिखना। अगर आप कोटेशन लिख रहे हो, व्हेन यू गिव कोट, डू नॉट फॉरगेट टू कनेक्ट विद द इंट्रो। या तो इंट्रो से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना, अगर आप इंट्रो से कनेक्ट करोगे तो ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट हो जाएगा, फाइन। एनीवेज, तो ये इसने गड़बड़ की है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक सेकंड। अवॉइड गिविंग कोड्स दैट यू आर नॉट श्योर ऑफ। सिर्फ कोड्स देने के लिए आप कोड्स दे रहे हो तो फिर गलत है। आप अगर आप श्योर नहीं हो तो फिर कोड्स मत दो, ठीक है, जरूरी नहीं है। एंटायर राइटिंग सेक्शन की बुक में पता नहीं 240 45 इतने ऐसे क्वेश्चन है, उसमें ओनली मेरे ख्याल से जिसमें मात्र 10 ऐसे क्वेश्चन में कोट होगा, अदरवाइज नहीं है। डोंट एट्रीब्यूट कोट्स टू द रॉन्ग पीपल। सपोज आपको कोटेशन याद है मगर आपको ये याद नहीं किसने बोला है, और किसने बोला है अगर आपको ये याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही आप कोटेशन दे दो इफ इट इज रेलिवेंट, इफ यू आर एबल टू कनेक्ट विद द इंट्रोडक्शन, ठीक है।
मगर जबरदस्ती आपको पता ही नहीं किसने बोला, फिर भी आपने बोला कि इसी ने बोला है। ठीक है, किसी कार्ल मार्क्स ने बोला है, मगर आपने बोल दिया भाई महात्मा गांधी ने बोला है, लेनिन ने बोला, स्टालिन ने बोला, खत्म। डोंट बी फूल द एग्जामिनर बाय मेकिंग अप द कोट्स। कोई कोई कोट्स खुद ही बना लेते हैं, तो ये काम मत करना। डू नॉट मिस्टेक दैट कोट इम्प्रेस द एग्जामिनर। कभी ये मत सोचना कि कोट्स एग्जामिनर को इम्प्रेस करता है। एग्जामिनर इज इम्प्रेस इफ यू कैन जस्टिफाई द एसे क्वेश्चन विद रेलिवेंट एंड वेटी कंटेंट। कोर्स नहीं भी दिए हो मगर आपका रेलिवेंट और वेटी कंटेंट एग्जामिनर अपने आप इम्प्रेस हो जाएगा। कैंडिडेट्स अटेम्प्टिंग एसे इन हिंदी। कोई कोई कैंडिडेट्स ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे कि मैम हम हिंदी में लिख रहे हैं तो क्या कोट हम इंग्लिश में दे सकते हैं। तो आप कोर्स फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, मगर फिर आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, फिर आपको कोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंट्रो में। ऑब्वियसली फिर आप हिंदी में एक्सप्लेन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, कोर्स अगर आपको इंग्लिश में देना है आप दे सकते हो, मगर अपने इंट्रो में उस कोर्स को एक्सप्लेन करते हुए ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट करना है। ऑल्सो कनेक्ट योर कोट टू द क्वेश्चन व्हाइल एक्सप्लेनिंग इट। ऑब्वियसली मैंने अभी यही चीज बोली है। ओ ग्रेट, यहाँ पे मैंने एक कोट्स वाला ऐसे लिखा है जो यहाँ पर है। द इंट्रोडक्टरी लाइन फॉलोइंग द कोट्स, जो इंट्रोडक्टरी लाइन है कोट के बाद, मस्ट एस्टैब्लिश इट्स लिंक विद द कोट। You should not leave the quote unexplained, unattended, without any support. In the essay question, empowering the nation with women-led initiative. तो ये क्वेश्चन था, empowering the nation with women-led initiative. तो इसका कोट मैंने दिया है, women are the largest untapped reservoir of talent in the world. ये डबल कोट्स में मैंने लिख दिया, हिलरी क्लिंटन। This powerful thought, ये वाला, bounds us to accept the grim fact that the women's talents are underutilized. ये यहाँ पे बोल रहा है विमेन के पास बहुत सारा टैलेंट है, और मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई टैलेंट है मगर सारा का सारा अंडर यूटिलाइज्ड है। ठीक है, 50% ऑफ विमेन पॉपुलेशन जिसमें फीमेल अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। गॉट इट। तो कोट्स को एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। डू नॉट, कंक्लूजन की बात करेंगे। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ।